नमस्कार। आज हम एक ऐसे कानूनी मामले की गहराई में उतर रहे हैं जो देखने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है। एक बैंक कर्मचारी और उसके बैंक के बीच की लड़ाई, लेकिन असल में ये सीधा सूचना के अधिकार यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन की आत्मा से जुड़ा है। बिल्कुल। ये कहानी है पारदर्शिता और कह सकते हैं बहानेबाजी की। और ये मामला केरल हाईकोर्ट तक पहुंचा था। एक तरफ केनरा बैंक जो एक राष्ट्रीयकृत बैंक है और दूसरी तरफ उसका ही एक कर्मचारी CS श्याम। और श्याम अपने ही बैंक से कुछ बहुत ही सीधी साधी जानकारी मांग रहे थे, लेकिन बैंक ने उन्हें देने से साफ इनकार कर दिया। और हमारी आज की पूरी बातचीत का आधार है केरल हाईकोर्ट का 11 जुलाई 2007 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला। एक ऐतिहासिक फैसला। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन सी जानकारी थी जिसे बैंक इतना छिपा रहा था, बैंक ने क्या क्या कानूनी दांव पेच इस्तेमाल किए और सबसे जरूरी, अदालत ने इस पूरे मामले को कैसे देखा। और ये कहानी सिर्फ एक पुराने केस की नहीं है। ये हमें आज भी सिखाती है कि जब कोई बड़ी संस्था पारदर्शिता से मुंह मोड़ती है तो कानून आम नागरिक के साथ कैसे खड़ा होता है। तो चलिए परत दर परत इसे समझते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि CS श्याम ने आखिर मांगा क्या था। ऐसा क्या था जो एक राष्ट्रीयकृत बैंक अपने ही कर्मचारी को नहीं बताना चाहता था। यहीं से मामला दिलचस्प होना शुरू होता है। देखिए, जो जानकारी मांगी गई थी वो कोई टॉप सीक्रेट या देश की सुरक्षा से जुड़ी चीज नहीं थी। अच्छा। असल में श्याम को शक था कि बैंक में जो ट्रांसफर और प्रमोशन हो रहे हैं उनमें शायद नियमों की अनदेखी हो रही है। ओके, मतलब उन्हें लग रहा था कि शायद कुछ गड़बड़ है, कुछ लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। बिल्कुल। वो बस ये जानना चाहते थे कि जो सिस्टम बना है वो काम कैसे कर रहा है। तो ये सिर्फ एक अकादमिक जिज्ञासा नहीं थी, इसके पीछे एक वाजिब चिंता थी। तो उन्होंने क्या क्या मांगा था। उन्होंने मुख्य रूप से 5 साल का ब्यौरा मांगा था, जनवरी 2002 से जुलाई 2006 के बीच का। पहला, उनके जैसे क्लेरिकल स्टाफ के ट्रांसफर और पोस्टिंग की पूरी लिस्ट। दूसरी, एर्नाकुलम जिले में जिन अधिकारियों को प्रमोशन देकर बाहर भेजा गया उनकी जानकारी। ठीक है, ये तो काफी स्पेसिफिक है। हाँ, और तीसरी और चौथी जानकारी भी इसी से जुड़ी थी, अस्थायी ट्रांसफर और बाकी जो भी नियुक्तियां उस दौरान हुई उनका विवरण। और पांचवी, मुझे लगता है वो सबसे अहम रही होगी। बिल्कुल सही, पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण मांग थी क्लेरिकल स्टाफ के ट्रांसफर से जुड़े दिशा निर्देशों यानी ट्रांसफर गाइडलाइंस की एक कॉपी। अच्छा, तो वो जानना चाहते थे कि आखिर नियम क्या है, एकदम, ताकि वो देख सकें कि उन नियमों का पालन हो भी रहा है या नहीं। मतलब वो बस सिस्टम के पुर्जे कैसे काम कर रहे हैं ये देखना चाहते थे। ये तो काफी सीधी साधी जानकारी लगती है। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि बैंक ने इसे देने से मना कर दिया होगा। उनके इनकार के पीछे क्या वजह थी। यहीं से ये मामला एक साधारण ITI आवेदन से बढ़कर एक कानूनी लड़ाई बन गया। बैंक ने जानकारी देने से इनकार करते हुए 3 बड़े कानूनी तर्क दिए। ओके। उनका पहला तर्क RTI एक्ट की धारा 4 से जुड़ा था। धारा 4? इसे थोड़ा समझते हैं। ये धारा क्या कहती है और बैंक उसका इस्तेमाल अपने पक्ष में कैसे कर रहा था। देखिए, धारा 4 सार्वजनिक संस्थानों पर एक जिम्मेदारी डालती है कि वे कुछ खास तरह की जानकारी खुद से ही जनता के लिए प्रकाशित करें। जैसे अपने अधिकारियों की लिस्ट, उनके वेतन का ब्यौरा, बजट वगैरह। बिल्कुल। तो बैंक ने इसी का सहारा लिया। उन्होंने कहा कि कानून हमें जो खुद से छापने को कहता है, हमारी जिम्मेदारी बस वहीं तक है। एक मिनट, ये तो बड़ी अजीब दलील है। हाँ, मतलब बैंक कह रहा था कि हम सिर्फ उतनी ही जानकारी देंगे जितनी मजबूरी में देनी पड़े, अगर कोई कुछ और पूछेगा तो हम नहीं बताएंगे। ये तो RTI कानून की भावना के खिलाफ लगता है। आप बिल्कुल सही जगह चोट कर रही हैं। ये कानून के शब्दों को उसकी आत्मा के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश थी, लेकिन बैंक यही नहीं रोका। अच्छा। उनका दूसरा और सबसे मजबूत तर्क आया धारा 8(1) से, जो कुछ सूचनाओं को देने से छूट देती है। अच्छा, ये तो वो हिस्सा है जहां अक्सर सरकारें या संस्थाएं जानकारी छिपाने के लिए बहाने ढूंढती हैं। तो बैंक ने कौन सी छूट का दावा किया। उन्होंने 2 उपधाराओं का इस्तेमाल किया। पहला था धारा 8(1)E के तहत प्रत्ययी संबंध। प्रत्ययी संबंध, ये क्या होता है, मतलब आम भाषा में इसका क्या मतलब हुआ। ये एक बहुत भारी भरकम कानूनी शब्द है, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। इसका मतलब होता है भरोसे का एक बहुत ही मजबूत रिश्ता। जैसे एक डॉक्टर और मरीज का। बिल्कुल। या एक वकील और उसके क्लाइंट के बीच का। डॉक्टर अपने स्वास्थ्य की जानकारी किसी और को नहीं दे सकता। तो बैंक का दावा था कि कर्मचारी और बैंक के बीच भी ऐसा ही भरोसे का रिश्ता है।
तो क्या बैंक ये कह रहा था कि वो अपने कर्मचारियों का डेटा किसी अमानत की तरह रखता है? हाँ, कि ट्रांसफर पोस्टिंग की जानकारी इसी भरोसे के तहत रखी गई है और इसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। ये सुनने में तो बड़ा गंभीर लगता है। और उनका दूसरा तर्क क्या था? दूसरा तर्क था निजता का, यानी प्राइवेसी का, जो धारा 8(1)J के तहत आता है। ओके। बैंक ने कहा कि कर्मचारियों के ट्रांसफर और प्रमोशन की जानकारी उनकी निजी जानकारी है और इसे सार्वजनिक करने का किसी जनहित से कोई लेना देना नहीं है और इससे उन कर्मचारियों की निजता का, मतलब प्राइवेसी का अनावश्यक हनन होगा। तो भरोसे का रिश्ता और निजता का हनन, ये तो बड़े मजबूत शब्द है। कोई तीसरा तर्क भी था क्या? हाँ, जब कानूनी तर्क दिए जा चुके तो एक व्यवहारिक दलील भी दी गई। वो क्या थी? बैंक ने कहा कि मांगी जाने वाली जानकारी 5 साल की है। ये बहुत ज्यादा है और इसे इकट्ठा करने में हमारे बहुत सारे संसाधन और समय बर्बाद होगा। अच्छा, तो जब कानूनी तर्क काम ना आए तो काम बहुत ज्यादा है वाला बहाना बना दो। हाँ, कुछ वैसा ही। ये तो हर सरकारी दफ्तर का पसंदीदा जवाब लगता है। तो कुल मिलाकर बैंक ने कहा कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं, ये भरोसे की जानकारी है, कर्मचारियों की निजी जानकारी है और वैसे भी ये काम बहुत ज्यादा है। अब सबसे बड़ा सवाल, अदालत ने इन तर्कों को कैसे देखा? अदालत ने बैंक के हर एक तर्क को एक एक करके और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से खारिज कर दिया। अच्छा। सबसे पहले धारा 4 वाली दलील पर कोर्ट ने साफ किया कि आरटीआई एक्ट की असली ताकत धारा 3 में है, जो देश के हर नागरिक को सूचना का अधिकार देती है। धारा 4 तो बस एक अतिरिक्त जिम्मेदारी है ताकि कुछ जानकारी बिना मांगे ही मिल जाए। यानी कोर्ट ने कहा कि धारा 4 एक न्यूनतम सीमा है, अधिकतम नहीं। आप ये कहकर नहीं बच सकते कि जो छापने को कहा गया है बस वही बताएंगे। एकदम सही। कोर्ट ने कहा कि धारा 4 धारा 3 में दिए गए व्यापक अधिकार को सीमित नहीं कर सकती। ठीक है, अब आते हैं उस प्रत्यय संबंध वाली दलील पर, जो सुनने में सबसे गंभीर लग रही थी। उसका क्या हुआ? यहाँ अदालत का विश्लेषण बहुत गहरा और महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने पहले समझाया कि प्रत्यय का मतलब क्या है। ये वो रिश्ता है जहां एक पक्ष दूसरे पक्ष के हितों की रक्षा करने के लिए बाध्य होता है, खासकर उसके पैसे या संपत्ति के मामले में, जैसे एक ट्रस्टी और लाभार्थी का रिश्ता। ओके। फिर कोर्ट ने पूछा, क्या कर्मचारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का डेटा इस परिभाषा में आता है? और जवाब क्या था? जवाब था बिल्कुल नहीं। कोर्ट ने कहा कि ये जानकारी बैंक अपने कर्मचारियों की ओर से किसी ट्रस्ट या अमानत में नहीं रखता। तो फिर ये क्या है? ये तो बैंक के अपने प्रशासनिक कामकाज का रिकॉर्ड है। बल्कि कोर्ट ने एक कदम आगे जाकर जो कहा वो बहुत मायने रखता है। क्या कहा? उन्होंने कहा कि ऐसी जानकारी के बिना तो कोई कर्मचारी ये जान ही नहीं सकता कि उसके साथ भेदभाव हो रहा है या नहीं। पारदर्शिता के लिए जानकारी जरूरी है, न कि भरोसे को तोड़ने वाली। ये तो बहुत तार्किक बात है। पारदर्शिता भरोसे को मजबूत करती है, कमजोर नहीं। और निजता वाले तर्क का क्या हुआ? क्या किसी कर्मचारी के ट्रांसफर की जानकारी को उसकी निजी जानकारी नहीं माना जा सकता? इसमें तो थोड़ा दम लग सकता है। आपने एक अच्छा सवाल उठाया, लेकिन कोर्ट ने इस तर्क को भी पूरी तरह से खारिज कर दिया। कैसे? अदालत ने कहा कि अगर इस तर्क को मान लिया जाए तो आरटीआई एक्ट का जो मूल उद्देश्य है, यानी सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना, वही खत्म हो जाएगा। सही बात है। फिर तो कोई भी संस्था अपने हर काम को कर्मचारियों की निजी जानकारी बताकर छिपा लेगी। बिल्कुल। कोर्ट ने साफ कहा कि किसी कर्मचारी का ट्रांसफर या प्रमोशन उसकी नौकरी का एक आधिकारिक हिस्सा है। ये उसकी कोई ऐसी निजी जानकारी नहीं है जिससे उसकी निजता का हनन हो। लेकिन यहाँ कोर्ट ने धारा 8(1)J के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से पर जोर दिया, जिसे परंतुक या प्रोवाइजो कहते हैं। वो क्या है? उस प्रोविजो में साफ साफ लिखा है, जो जानकारी संसद या राज्य विधानमंडल को देने से इनकार नहीं किया जा सकता, उसे किसी भी व्यक्ति को देने से इनकार नहीं किया जाएगा। रुकिए, ये तो चेकमेट वाली बात हो गई। मतलब कानून में ही एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो इस तरह के बहानों को काट देता है। बिल्कुल। कोर्ट ने बस एक सवाल किया, क्या बैंक कर्मचारियों के ट्रांसफर और प्रमोशन का डेटा संसद को देने से मना कर सकता है? और जवाब जाहिर है, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कोर्ट ने कहा कि अगर आप ये जानकारी संसद को दे सकते हैं तो कानून के मुताबिक आपको इसे एक आम नागरिक को भी देना होगा। इस एक तर्क ने बैंक की निजता वाली पूरी दलील को ध्वस्त कर दिया। वाह, यानी कानून का वो एक छोटा सा हिस्सा कि जो जानकारी संसद से नहीं छिपाई जा सकती, वो जनता से भी नहीं छिपाई जा सकती, बैंक के पूरे निजता वाले तर्क को ही धराशायी कर देता है। ये तो कमाल का विश्लेषण है। जी। अब बची बैंक की आखिरी दलील कि जानकारी बहुत ज्यादा है और इसे इकट्ठा करने में बहुत मेहनत लगेगी। कोर्ट ने इस दलील को भी कोई तवज्जो नहीं दी।
अदालत ने कहा कि पहली बात तो ये कि ट्रांसफर कोई रोज-रोज होने वाली चीज नहीं है और जानकारी सिर्फ एक जिले एर्नाकुलम और 5 साल की अवधि के लिए मांगी गई थी। कोर्ट ने इसे बहुत ज्यादा नहीं माना। और सबसे अहम बात ये थी कि कोर्ट ने कहा सिर्फ इसलिए कि जानकारी बहुत ज्यादा है या उसे इकट्ठा करने में मेहनत लगेगी, उसे देने से मना नहीं किया जा सकता। आरटीआई एक्ट में काम का बोझ जानकारी ना देने का कोई कानूनी आधार ही नहीं है। तो ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इस मामले में एक और दिलचस्प मोड़ आया, है ना? अदालत ने पाया कि बैंक ने ये सारे कानूनी तर्क शुरू में तो दिए ही नहीं थे। जी, और ये इस केस का एक बहुत ही खुलासा करने वाला पहलू था। अदालत ने इस बात पर गौर किया कि जब सीएस श्याम ने शुरू में जानकारी मांगी थी तो बैंक का जवाब कुछ और ही था। ये जवाब तो कुछ और ही था। ये तो पूरे मामले को ही अलग रोशनी में दिखाता है। तो फिर उन्होंने पहले क्या कहा था? उस समय बैंक का जवाब बहुत सीधा और प्रशासनिक था। उन्होंने कहा कि आपसे ज्यादा वरिष्ठ कर्मचारी ट्रांसफर का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए अभी आपका अनुरोध स्वीकार नहीं किया जा सकता। बस कोई फिड्यूशरी रिलेशनशिप नहीं, कोई प्राइवेसी का हनन नहीं, कुछ नहीं। ये सारी कानूनी दलीलें बाद में अदालती कार्रवाई के दौरान घड़ी गईं, जैसे कि ये एक आफ्टर थॉट हो जो पहले उनके दिमाग में था ही नहीं। इससे तो बैंक का पक्ष और भी कमजोर हो गया होगा। ऐसा लगा होगा कि वो बहाने बना रहे हैं। बिल्कुल। कोर्ट को लगा कि बैंक असल वजह छुपाकर बाद में कानूनी ढाल बनाने की कोशिश कर रहा है। इससे ये संदेश गया कि जानकारी न देने का इरादा पहले से था और कानूनी तर्क बाद में ढूंढे गए। तो इन सब दलीलों और तर्कों के बाद अंत में नतीजा क्या रहा? अदालत का अंतिम फैसला क्या था? अदालत ने कैनरा बैंक की रिट याचिका को सिरे से नकार दिया और केंद्रीय सूचना आयोग यानी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें बैंक को कर्मचारी सीएस श्याम को सारी मांगी गई जानकारी देने का निर्देश दिया गया था। तो ये पारदर्शिता की एक बड़ी जीत थी। बहुत बड़ी जीत। ये फैसला वाकई पारदर्शिता के पक्ष में एक बहुत मजबूत बयान है। ये उस दौर में आया जब आरटीआई कानून नया था और सरकारी विभाग इससे बचने के रास्ते ढूंढ रहे थे। सही बात है। केरला हाईकोर्ट के इस फैसले ने एक मजबूत मिसाल कायम की, जिसने बाद के कई मामलों में ये तय कर दिया कि कर्मचारी की निजी जानकारी या काम का बोझ का बहाना अब आसानी से नहीं चलेगा। सही कहा आपने। ये सिर्फ सीएस श्याम की जीत नहीं थी, ये हर उस नागरिक की, हर उस कर्मचारी की जीत थी जो किसी बड़ी संस्था के कामकाज में पारदर्शिता की मांग करता है। ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि नियम कानूनों का पालन सबके लिए बराबर हो रहा है। बिल्कुल। ये मामला एक सार्वजनिक बैंक का था जिस पर सूचना का अधिकार कानून सीधे सीधे लागू होता है। लेकिन यहाँ एक गहरा सवाल उठता है। आज के समय में बड़ी बड़ी निजी कंपनियां हैं, टेक जायंट्स, बड़ी रिटेल चेन्स, फाइनेंस कंपनियां, जो हमारे जीवन और अर्थव्यवस्था पर सरकारी संस्थानों से भी ज्यादा गहरा प्रभाव डालती हैं। आप एक बहुत ही जरूरी मुद्दे की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि भले ही वे सीधे तौर पर आरटीआई के दायरे में ना आती हों, क्या उनसे भी इसी स्तर की पारदर्शिता की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए? देखिए, कानूनी तौर पर तो उन पर आरटीआई लागू नहीं होता, लेकिन नैतिक और सामाजिक तौर पर यह उम्मीद बढ़ती जा रही है। अच्छा। आज के दौर में जिसे स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म कहा जाता है, कंपनियां सिर्फ शेयर होल्डर्स के प्रति जवाबदेह नहीं है, बल्कि अपने कर्मचारियों, ग्राहकों और समाज के प्रति भी हैं। और हम देख रहे हैं कि कर्मचारी यूनियंस, एक्टिविस्ट ग्रुप्स और यहां तक कि निवेशक भी अब कंपनियों से ज्यादा पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। इस लड़ाई का रूप बदल गया है। अब ये आरटीआई आवेदनों के जरिए नहीं, बल्कि सोशल मीडिया कैंपेन, विसल ब्लोइंग और ESG यानी एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस रिपोर्टिंग के दबाव के जरिए लड़ी जा रही है। केनरा बैंक वाले मामले में जो मूल सिद्धांत था कि सत्ता में बैठे लोगों को जवाबदेह होना चाहिए, वही सिद्धांत आज प्राइवेट सेक्टर पर भी लागू हो रहा है, भले ही तरीका अलग हो। तो आज का हमारा ये विश्लेषण हमें एक सोचने पर मजबूर करने वाले मोड़ पर छोड़ जाता है। सीजीएस श्याम ने अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी और जीती, लेकिन आज के डिजिटल युग में जहां बड़ी कंपनियां हमारे बारे में बैंकों से भी ज्यादा जानती हैं, पारदर्शिता की लड़ाई और भी जटिल हो गई है। जी बिल्कुल। शायद असली सवाल अब ये नहीं है कि हमें जानकारी मिल सकती है या नहीं, बल्कि ये है कि क्या हम सही सवाल पूछ रहे हैं और क्या उन शक्तिशाली संस्थाओं को जवाब देने पर मजबूर करने के हमारे पास सही उपकरण हैं।